ओके गाइस, तो हम लोगों ने पीछे देखा कि कैसे हम लोग मतलब जो हमारे पास बेसिक प्रॉब्लम्स को हम HIB अप्रोच से सॉल्व करेंगे। सो बात जाते हैं हम HIB के ऊपर। सो किसी भी तरह की रिकर्सिव प्रॉब्लम आपको बार बार कह रहा हूँ जो कि बेसिक लेवल की होगी, आप उससे बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाओगे अगर आप इससे अच्छे से इन स्टेप्स को समझ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं हाइपोथेसिस या फिर HIB है क्या। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टर्म आती है हाइपोथेसिस। सो हाइपोथेसिस का मतलब क्या, अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली पढ़े तो डिजाइनिंग द हाइपोथेसिस फॉर द रिकर्सिव फंक्शन। अब इसका क्या मतलब है, देखो मान लीजिए कि मैंने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन का नाम है लेट्स सपोज फंक्शन का नाम है सोल्व। ठीक है, सो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ सोल्व। मैं कुछ रिटर्न टाइप नहीं लिख रहा, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए उसका नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे। मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बना लिया जिसका नाम मैंने क्या रख दिया, सोल्व रख दिया। ठीक है, सो मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि मैं इस नंबर को इस सोल्व फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ इक्वेशन पास कर रहा हूँ एज एन आर्गुमेंट। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस सोल्व फंक्शन को मैं एक इक्वेशन पास कर रहा हूँ, मैथमेटिकल इक्वेशन एज एन आर्गुमेंट। और ये फंक्शन क्या कर रहा है, उस इक्वेशन को सोल्व कर कर मुझे रिटर्न कर रहा है। ठीक है, जैसा हमने इसका नाम रखा, नाम से ही क्लियर है। सो मैंने ये चीज़ एज्यूम की। ठीक है, मैंने एज्यूम कर लिया कि जो मेरा फंक्शन है ना, सोल्व फंक्शन, ये क्या करेगा, एक मैथमेटिकल इक्वेशन को एज एन आर्गुमेंट लेगा और उसको सोल्व करने के बाद मुझे क्या करने वाला है, ये रिटर्न करने वाला है। ये कैसे रिटर्न करेगा, क्या क्या हम लॉजिक लिखेंगे, ये बाद की बात है। मैंने पहला इस चीज़ को क्या किया, जस्ट एज्यूम कर लिया। ठीक है, जस्ट मैंने क्या किया, जस्ट एज्यूम कर लिया यहाँ पे। सो मैंने कुछ और नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अजम्पशन किया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लिया है। सो पहला स्टेप आपका यही होगा, आप किसी भी तरह की कोई रिकर्जन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, कैसी भी तरह की है, बेसिक चाहे एडवांस, सो आपको हाइपोथेसिस सोचनी चाहिए। ठीक है, हाइपोथेसिस का मतलब है हमने ये चीज़ मानकर चलना कि जिस काम के लिए हमने फंक्शन को बनाया है वो उस काम को करेगा ही करेगा। कैसे करेगा उस चीज़ के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है, सो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि यार मेरे पास एक फंक्शन है जो क्या निकाल रहा है, फैक्टोरियल निकाल रहा है नंबर का। सो मैं फैक्ट, मान लीजिए इसका नाम मैंने लिखा फैक्ट। ठीक है, जो मेरे पास एक फंक्शन है जो क्या कर रहा है, नंबर का फैक्टोरियल निकाल रहा है, इसे मैं एक एन इंटीजर एन एज एन आर्गूमेंट दे रहा हूँ। सो उसके बाद क्या है, ये क्या करेगा, फैक्टोरियल को काउंट करेगा और जो मुझे रिटर्न करेगा। ये कैसे इस काम को करेगा मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये इस काम को किस प्रकार से कर रहा है मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैंने इस चीज़ को मान लिया है, मैंने अज्यूम कर लिया, इस चीज़ को अजम्पशन कर लिया मैंने यहाँ पे कि यार ये क्या करने वाला है, इस काम को करने वाला। आपको ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, बट इसमें हम ऐसा ही करते हैं। रिकर्शन के अंदर हम लोगों ने ये सोच कर चलना होता है कि जो हमारा फंक्शन है ना, वो क्या कर रहा है, टास्क कर रहा है। कैसे टास्क कर रहा है वो हम बाद में सोचते हैं, बट पहला हमें ये सोच के चलना होगा। सो हाइपोथेसिस और कुछ भी नहीं है, हाइपोथेसिस बस यही है कि जो भी हमने फंक्शन बनाया है, दैट फंक्शन इज परफॉर्मिंग एनी पर्टिकुलर टास्क, वी आर अज्यूमिंग दैट थिंग। हम ये अज्यूम कर कर चल रहे हैं कि जो हमारा फंक्शन होगा ना, वो कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करवाएगा जिसके लिए भी उसे डिज़ाइन किया गया। ठीक है, जिस काम के लिए हमने फंक्शन को बनाया वो उस काम को कर रहा है। इस चीज़ को हम अज्यूम करके चलते हैं, ऐसे हम कह देते हैं हाइपोथेसिस। सो अगर मैं, जब मेरा पहला स्टेप यही रहेगा कि हम क्या करें, हाइपोथेसिस को डिज़ाइन कर ले। सो कोई भी रिकर्शन प्रॉब्लम आती है तो हम उसकी हाइपोथेसिस सबसे पहले ही डिज़ाइन करेंगे, बाकी काम बाद में। ठीक है, सो बस अज्यूम करना है कि जो हमारा फंक्शन है वो एक ऐसा काम कर रहा है, उसकी एक डेफिनेशन दे देनी, उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस डिज़ाइन करना। सो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आया था टर्म बेस कंडीशन क्या है। सो होता क्या है ना, हमारे पास रिकर्शन में जब हमने स्टार्टिंग की थी तो मैंने आपको बताया था, रिकर्शन के अंदर मान लीजिए हमने एक फंक्शन बनाया है। ठीक है, मेनली हम करते क्या है, अगर बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली चलें तो रिकर्शन के अंदर फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है बार बार। ठीक है, सो इसके अंदर मैं ऐसे ऐसे करके कॉल कर रहा हूँ। अगर जैसे कि आपको पता ही है, मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास, मैंने मेन से इस फंक्शन को कॉल कर लिया यहाँ से, ये मेरे पास मेन था। सो मैंने क्या किया, जो मेरे पास एफ नाम का फंक्शन उसको मैंने मेन से कॉल किया, या मैं मेन लिख रहा हूँ। सो जब मैं इस फंक्शन को मेन से कॉल करूँगा तो होगा क्या, बेसिकली जो फ्लो है वो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जाएगा। इसके अंदर फ्लो आने के बाद क्या होगा, अगेन ये कॉल करेगा अपने आप को, यहाँ पे जाएगा, फिर अंदर कंट्रोल आएगा यहाँ पे, अगेन ये अपने आप को कॉल करेगा, फिर से ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा, अगेन ये अपने को कॉल करेगा, और अगेन ये फिर से यहाँ से यहाँ पर आएगा। सो यार ये क्या हो जाएगी, एक इनफाइनाइट रिकर्शन हो जाएगी। सो दिस विल कॉज इनफाइनाइट रिकर्शन। सो दिस विल कॉज अ इनफाइनाइट रिकर्शन। हम नहीं चाहते कि हम इन्फिनिट रिकर्शन करें। जैसे हमारे पास आइट्रेशन करते हैं हम, ठीक है,
उसमें हम चाहते हैं कि लगातार लूप चलती रहे, नहीं चाहेंगे हम ऐसा, ठीक है ना। सो उसी प्रकार लगातार जो हमारे पास फंक्शन कॉल्स हो ही जा रही हैं उसे रोकना भी तो है हमें इनफाइनाइट रिकर्शन कॉल्स नहीं चाहिए। हम रिकर्शन का यूज़ कर रहे हैं कोई मीनिंगफुल टास्क परफॉर्म करवाने के लिए, बट अगर वो ऐसे लगातार चलता जाएगा तो हमारी रिकर्शन जो वो रुकने वाली नहीं है। तो इससे हमारे पास क्या होता है, स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। इसी चीज़ को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एक बेस कंडीशन को स्पेसिफाई करते हैं। बेस कंडीशन उसी प्रकार है जैसे हम कोई लूप चलाते हैं, सो हम उस लूप में कंडीशन देते हैं कि कब हमें अपनी लूप को स्टॉप करना है। सिमिलरली हमारे पास बेस कंडीशन है, दिस इज बेसिकली कंडीशन व्हेन वी हैव टू स्टॉप द रिकर्शन कॉल्स। हमें कब रिकर्शन रोकनी है, जब हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है, तो हमें उस रिकर्शन को रोकना भी है, वापस भी जाना है, उसे हम बेस कंडीशन कह देते हैं बेसिकली। सो मैं आशा करता हूँ आपको हाइपोथेसिस और बेस कंडीशन दोनों क्लियर है। हाइपोथेसिस का मतलब था कि हम ये मानकर चलते हैं कि जिस टास्क के लिए हमने बेसिकली बनाया फंक्शन को, वो उस टास्क को कंप्लीट करेगा। कैसे करेगा हम इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देते। बेस कंडीशन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास क्या है कि जब हमें स्टॉप करनी है अपनी रिकर्शन, उस कंडीशन को हम कहेंगे बेस कंडीशन, ठीक है, क्योंकि हमें स्टॉप भी करनी होगी, अदरवाइज हमारे पास स्टैक ओवरफ्लो होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं इंडक्शन के ऊपर। सो आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जब हमारे पास रिकर्शन कॉल्स होती है ना, हमारे पास होता है ये स्टैक, ये हमारे पास क्या स्टैक, ठीक है। सो ये हमारे पास स्टैक होता है। सपोज करिए मैंने पहली कॉल की इस फंक्शन एफ को, जब मैं इसको एफ फर्स्ट टाइम कॉल कर रहा हूँ, तो होगा क्या कि इसके लिए क्या स्टैक के अंदर कुछ स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगी, कुछ इस प्रकार से एफ, ठीक है। ये अपनी स्पेस को, स्टैक स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। फिर जब यहाँ से कॉल जाएगी, फिर से यही कॉल होगा, उसके लिए भी हमारे पास स्टैक के लिए स्टैक के अंदर स्टैक स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगी, ठीक है। ये कब तक ऑक्यूपाई रहेगी, जब तक ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। सो कंप्लीटली एग्जीक्यूट होने का मतलब कि जब तक ये पूरा फंक्शन कॉल रिटर्न नहीं करेगा यहाँ से, तब तक ये स्पेस खाली नहीं होगी। सो ऐसा करते करते अगर हमारे पास मान लीजिए बेस कंडीशन आएगी ही नहीं, सो कोई भी फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट ही नहीं होगी, सो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। सो स्टैक ओवरफ्लो बेसिकली यही है। सो मैं आशा करता हूँ आपको हाइपोथेसिस और बेस कंडीशन क्लियर है। अब हम आ जाते हैं इंडक्शन पार्ट के ऊपर। सो हमने क्या कहा कि यार हाइपोथेसिस क्या है, कि हम मानकर चल रहे हैं कि हम एक चीज़ अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो हमने फंक्शन बनाया है वो कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करवा रहा है, जो हमने सोचा है अपने दिमाग में वो टास्क परफॉर्म करवा रहा है। और बेस कंडीशन जब हमें रिकर्शन को रोकना है। अब हाइपोथेसिस को सही बनाने के लिए मतलब हमने ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ एज्यूम की है कि जो हमारा जो है फंक्शन है वो क्या करेगा, जो टास्क हमने अज्यूम किया वो करेगा ही करेगा, बट इस चीज़ की कोई गारंटी थोड़ी ना, हमने अजम्पशन किया। सो उसी चीज़ को करने के लिए, लॉजिकली उसे करने के लिए हम कुछ कोड लिखते हैं, थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा। और ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं इंडक्शन के अंदर, थोड़ा सा ट्रिकी टास्क है ये। सो इंडक्शन जो है वो हमारे पास सिंपली लॉजिकल कोड है जो हम लिखते हैं, जो हम हमारी रिकर्शन कॉल हो जाती है। ये दोनों स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद लास्ट स्टेप हमारे पास आता है इंडक्शन का, ठीक है। सो लास्ट स्टेप हमारे पास किसका आता है, इंडक्शन का। सो ठीक है, मैं आशा करता हूँ कुछ चीज़ें समझ आई। सो ये होता है हमारे पास इंडक्शन। सो बस थोड़ा सा लॉजिकल कोड जो हमें लिखना होगा अपने रिकर्सिव फंक्शन के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, इंडक्शन कह देते हैं। सो मैं आशा करता हूँ आपको हाइपोथेसिस क्लियर है, बेस कंडीशन क्लियर है और इंडक्शन क्लियर है। सो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई भी बेसिक प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी मान लीजिए कोई बेसिक सी प्रॉब्लम आ जाएगी रिकर्शन से रिलेटेड। सबसे पहले हम बेसिक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, कैसे हम बेसिक प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो कौन कौन से स्टेप्स को हमें फॉलो करना होगा, ठीक है। लेट अस सपोज हम एक प्रॉब्लम करते हैं, हमें क्या करना है, 1 से लेकर n तक के नंबर्स को प्रिंट करवाना है, ठीक है। 1 से लेकर n तक के नंबर्स को प्रिंट करवाना है, ठीक है। सो कैसे हम इसे सोल्व कर सकते हैं रिकर्सिवली, चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताऊंगा कुछ स्टेप्स, अगर आप इन स्टेप्स को सही से फॉलो कर लेते हैं, सो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप जो है ना किसी भी तरह की रिकर्सिव प्रॉब्लम को समझेंगे। सो ये बेसिक स्टेप्स आपको बार बार रिपीटेडली समझते जाना है और इनको बार बार आपको दिमाग में घुसाना है, जैसे मर्जी घुसाइए। मतलब आपको ये चारों स्टेप्स आने बहुत जरूरी हैं, अदरवाइज आप रिकर्सिव प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाएंगे। सो देख लेते हैं क्या करना है इसमें हमने। सो देखिए पहला स्टेप हमारे पास जो मैंने आपको बताया कि जो भी हम फंक्शन बनाने वाले हैं रिकर्सिव फंक्शन, उसका हाइपोथेसिस डिजाइन कर लीजिए। और अभी हमें क्या करना है, अभी हमें बेसिकली करना क्या है कि हमें 1 से लेकर n तक के जो नंबर्स हैं ना उनको प्रिंट करवाना है। सो हाइपोथेसिस डिजाइन करने का मतलब मैं मान के चलता हूँ मेरे पास एक फंक्शन है 1 to n जो क्या कर रहा है, 1 से लेकर n तक के नंबर्स को क्या करवा रहा है, प्रिंट करवा रहा है। सो या मैं यहाँ पे सबलाइन टेक्स्ट खोल लेता हूँ,
उसमें आपको समझाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने सबलाइम टेक्स्ट खोल लिया। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपको समझाऊँगा कैसे करना हमें। सो मान लेते हैं कि मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, 1 to n अंडरस्कोर। सो ये मैं इसकी हाइपोथेसिस डिज़ाइन कर रहा हूँ बेसिकली। सो 1 to n फंक्शन क्या करेगा, एक इंटीजर वैल्यू लेगा यहाँ पे, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, अब इसे आर्गुमेंट पास करेंगे यहाँ पे 1 to n। सो मैंने आपको पहला स्टेप क्या बताया कि आपको क्या करना है, ये अज्यूम करके चलना है कि जो हम फंक्शन बना रहे हैं वो कैसा होने वाला है और क्या करेगा। सो मैं हाइपोथेसिस डिज़ाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, डिज़ाइन द हाइपोथेसिस, कि मैंने एक फंक्शन बना लिया 1 to n, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो क्या करेगा, एक इंटीजर वैल्यू को लेगा n, जो भी n तक की वैल्यू है 1 से लेकर n तक के नंबर्स को क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि यार मैंने इसको पास किया n की वैल्यू 5, सो ये 1 से लेकर यहाँ पे करते हैं। सो मान लीजिए मैंने इसको n पास किया 5, सो 1 से लेकर जे 5 तक के नंबर्स को प्रिंट करवाएगा। अगर मैं इसको n 4 पास कर देता हूँ, सो 1 से लेकर 4 तक के नंबर्स को क्या करवाएगा, प्रिंट करवाएगा। सो ये मैंने इसकी हाइपोथेसिस कंसीडर कर ली। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इसकी हाइपोथेसिस कंसीडर कर लिया कि जब मैं इस फंक्शन को पास करूँगा 1 से n, जो भी n वैल्यू पास करूँगा वहाँ तक के नंबर्स को ये प्रिंट करवा देगा। सो अब आते हैं हम अपने सेकंड स्टेप के ऊपर, ठीक है। सो सेकंड स्टेप ध्यान से समझिएगा, कॉल द रिकर्सिव फंक्शन फॉर द स्मॉलर इनपुट्स। सब हमें क्या करना है, अगर मान लीजिए कि मैंने क्या किया, पिछला जो रिकर्सिव कॉल की वो मैंने n की वैल्यू रखी थी 5, तो मुझे क्या करना है, फिर से उसी फंक्शन को कॉल करना है फॉर स्मॉलर इनपुट्स, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बताया आपको कि रिकर्शन के अंदर हम क्या करते हैं, बिगर प्रॉब्लम्स को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स डिवाइड करते हैं। सो इसमें हमारे पास बिगर प्रॉब्लम है कि हमें n 1 से लेकर n तक के नंबर्स चाहिए। तो क्यों ना मैं कॉल कर लूँ n-1 के लिए, क्योंकि मुझे क्या करना है, बिगर प्रॉब्लम्स को स्मॉलर में डिवाइड करना है। सो हम बेसिकली इनपुट को छोटा करते जाएंगे, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट हमारा यही रहेगा। पहला था कि हाइपोथेसिस डिजाइन कर लो, जो कि मैंने कर ली। अब सेकंड पॉइंट क्या है मेरा, कि रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करिए स्मॉलर इनपुट्स के लिए। सो स्मॉलर इनपुट के लिए कॉल करेंगे। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 to n, और यहाँ पे मैं कॉल कर लूँगा n-1 के लिए, ठीक है। सो मैंने n-1 के लिए क्या कर लिया, कॉल कर लिया। अब आते हैं तीसरी कंडीशन के ऊपर, स्पेसिफाई द बेस केस। सो जब आप ये दो स्टेप्स को कर लेंगे ना, तीसरा स्टेप ऑटोमेटिकली बन जाएगा। सो देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ हो क्या रहा है यहाँ पे। सो बेसिकली हो क्या रहा है, पहला मैंने कॉल किया n की वैल्यू 4 के लिए, ठीक है। जब मैं यहाँ पे इस लाइन पे, जब मैंने n की वैल्यू 4 के लिए कॉल किया, फिर मैं कॉल कर रहा हूँ n की वैल्यू 3 के लिए लगातार, फिर मैं n की वैल्यू 2 के लिए कॉल कर रहा हूँ, फिर मैं n की वैल्यू 1 के लिए कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। सो ऐसे करते करते क्या होगा, सिंपली जब मैं ऐसे चलता जाऊँगा लगातार, सो मेरा एक ऐसा केस आएगा जब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिकली 0 हो जाएगी। सो उस केस में मुझे क्या करना होगा, रिटर्न कर जाना होगा, क्योंकि मुझे इसको रोकना भी तो है रिकर्शन को। सो मेरा बेस केस क्या होगा, इफ n इक्वल्स टू 0, सो सिंपली रिटर्न कर जाओ। रिटर्न करने का मतलब कि आगे मत जाओ, पीछे चले जाओ, जहाँ से पीछे कॉल किया गया हो। सो पीछे जाएगा। सो पीछे जो हमारे पास, मान लीजिए n की वैल्यू यहाँ पे 0 है, सो पिछले रिकर्सिव स्टैक के अंदर जो n की वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेसिकली हमारे पास। सो पिछले रिकर्सिव स्टैक के अंदर हमारे पास जो n की वैल्यू होगी वो होगी 1। सो मैं उसको क्या कर दूंगा, सिंपली यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा, थोड़ी सी स्पेस, और मैं यहाँ पे n को प्रिंट करा दूंगा और यहाँ पे न्यू लाइन भी कर दूंगा। सो बेसिकली इस तरह से हमारा जो रिकर्सिव फंक्शन ये चलेगा। सो मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार रन करके देख लेता हूँ क्या बनता है इसमें, ठीक है। सो यार मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा। सो मैं यहाँ पे इसको कॉल करते टाइम पे n पास नहीं कर रहा हूँ। सो n को मैं पास कर लेता हूँ, n इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ, ठीक है। सो मैंने n इज इक्वल्स टू 5 लिखा और यहाँ पे n को मैं पास करूँगा। n को पास करने के बाद यहाँ पे एक रिकर्सिव कॉल होगी 4 के लिए, फिर से आएगा अंदर, फिर 3 के लिए कॉल करेगा, फिर से अंदर, फिर 2 के लिए करेगा, फिर से अंदर आएगा, फिर 1 के लिए करेगा, फिर से अंदर आएगा, फिर 0 के लिए, 0 के लिए करेगा तो रिटर्न कर जाएगा। और ये पार्ट करने के बाद जो हमने ये लिखा ना, ये हमारे पास इंडक्शन पार्ट है। मैं इसको एक बार रन कर लूँ, फिर आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया। सो आपको बताता हूँ इसमें करना क्या, हमें थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे। सो रुकिए 2 मिनट।
यहाँ पे एरर आ रहा है, मैंने यहाँ पे इंटीजर नहीं लगाया सॉरी, इसलिए मुझे एरर आ रहा था सॉरी, बट अब ये एरर नहीं आएगा शायद से। सो देख लेते हैं हमें क्या करना अब। सो मैं अभी आऊँगा यहाँ पे टूल्स और बिल्ड के ऊपर। जी हाँ, आप देख सकते हैं आउटपुट में हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 आ चुका है। सो हमने यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं किया था। अब मैं क्या करूँगा, आपको एक ड्राई रन कर बताऊँगा इसको अच्छे से वो भी। सो चलो इसे ड्राई रन कर लेते हैं, ठीक है। सो मैं इसे ड्राई रन करता हूँ। उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे स्नाइपिंग टूल को खोल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो अब समझते हैं इसमें हमने किया क्या, ठीक है। सो मैं जल्दी जल्दी से आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पे कैसे हमने इसे किया। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ कि मैंने क्या कहा कि पहला स्टेप मेरा क्या होता है कि हमने हाइपोथेसिस डिज़ाइन करनी है। सो मैंने क्या किया, हाइपोथेसिस डिज़ाइन कर ली इस फंक्शन के लिए कि यार ये फंक्शन जो है ना, अगर मैं इसको n की वैल्यू पास कर रहा हूँ 4, सो जी मुझे 1 से 4 तक प्रिंट करवा के दे रहा है। सो अगर मैं n की वैल्यू से 3 पास कर रहा हूँ, सो मुझे क्या कर रहा है 1 से लेकर 3 तक के प्रिंट करवा के दे रहा है। हाइपोथेसिस मैंने कर ली, मैंने कि मतलब मान के चलाऊँ मैं इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या काम होता है कि हमने जो ये सेम रिकर्सिव फंक्शन यानी कि ये वाला रिकर्सिव फंक्शन जो हमारे पास, इसे स्मॉलर इनपुट्स के लिए कॉल किया। सो इनपुट क्या है हमारे पास n, सो मैंने n-1 के लिए कॉल कर लिया क्योंकि मुझे स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना है। उसके बाद मेरे पास आ जाता है बेस कंडीशन। अब बेस कंडीशन क्यों ज़रूरी है, देखिए जब पहली बारी जो मेरे पास ये फंक्शन कॉल होगा ना, सो n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू होगी मेरे पास 5। फिर उसके अंदर आऊँगा मैं, फिर मेरी n की वैल्यू हो जाएगी 4 हो जाएगी ना। फिर उसके बाद फिर से मैं अंदर आऊँगा, फिर मेरे पास n की वैल्यू हो जाएगी 3। ऐसे मैं आपको रिप्रेजेंट करूँ एरो के साथ जो फंक्शन कॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो n की वैल्यू हो गई फिर 3 क्योंकि मैं n-1 के लिए लगातार कॉल कर रहा हूँ। फिर से F3 के अंदर को जो कंट्रोल आएगा, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। सो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n-1 यानी कि 2। सो यहाँ पे 2 के लिए फिर से मैं कॉल करूँगा इसे। सो 2 के लिए जब मैं अगेन इसे कॉल कर रहा हूँ, फिर मैं अंदर आऊँगा, फिर से मैं इसे कॉल करूँगा 1 के लिए, n की वैल्यू 1 के लिए। सो मैं इसे n की वैल्यू 1 के लिए जब कॉल कर रहा हूँ, सो यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा। जब n की वैल्यू 0 के लिए कॉल होगा तब मुझे रिटर्न कर जाना है क्योंकि मुझे प्रिंट करवाने हैं 1 से लेकर n तक के नंबर। सो जब भी 0 आया, सो यहाँ पे मैंने बेस केस स्पेसिफाई कर दिया। आप देख सकते हैं n इज इक्वल टू 0, सो वहाँ से ही रिटर्न कर रहे हो। सो जहाँ से ये रिटर्न करेगा यहाँ पे आएगा। उसके बाद हमारे पास जो मैंने ये लिखा है, ये हमारे पास क्या है, इंडक्शन पार्ट, इंडक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया था थोड़ा बहुत हमें कोड लिखना पड़ता है। इंडक्शन पार्ट है हमारे पास। इंडक्शन पार्ट में हमने जो भी प्रीवियस प्रेजेंटली n की वैल्यू यानी कि यहाँ पे 1 है, सो 1 प्रिंट हो गया, सो आउटपुट में 1 आ गया। फिर यहाँ से ये रिटर्न करेगा क्योंकि हमें पता है कि जब यहाँ पे कंट्रोल पहुँचता है, सो वापस ये क्या कर जाता है, रिटर्न कर जाता है, ठीक है। सो फिर ये 2 प्रिंट करवा देगा और फिर से यहाँ पे यहाँ से जब रिटर्न करेगा तो फिर ये 3 एंड 4 एंड 5 एंड फाइनली ये मेरा फंक्शन जो वो मेन में रिटर्न कर जाएगा और प्रॉब्लम एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो मैं आशा करता हूं आपको समझ आया। सो हमने बस वही 4 स्टेप्स को फॉलो किया है। पहले हाइपोथेसिस को डिज़ाइन कीजिए। हाइपोथेसिस मैंने मान ली कि ये 1 to n प्रिंट करवा रहा है। फिर उसके बाद क्या करिए, रिकर्सिव कॉल कीजिए हाइपोथेटिकल फंक्शन के लिए स्मॉलर इनपुट कर। तीसरा स्टेप हमारा क्या रहता है कि बेस केस को स्पेसिफाई कर लीजिए। और चौथे पार्ट के अंदर मेरा क्या रहेगा, जो ये वाला पार्ट है, ये मेरा इंडक्शन कोड है जिसमें मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लॉजिक लिखता हूँ ताकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सो मैं आशा करता हूँ कुछ चीज़ समझ आई। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो यार इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।